Hello, friends. Welcome to our YouTube channel, Economics the Learning Outcome. Today, we are starting the first chapter of microeconomics of class 11th, and we'll keep this video in bilingual, Hindi as well as English. Let's start your journey with me. And in the first chapter, we'll study about economics, economy, and scarcity, economizing of resources, difference between microeconomics and macroeconomics with examples, and differences between positive economics and normative economics with example. Basically, those notes who fear from diagrams, tables, numericals, just some of them guided economics, very difficult subject or very tough subject. This is not there. Will enjoy it. Will enjoy each and every concept. Will enjoy schedules, diagrams, and numericals. So just have a positive attitude for that subject, and let's start. In this chapter, we are going to discuss definition of economics, economy, scarcity, economizing of resources, distinguish between macroeconomics and microeconomics with the help of examples, and difference between positive economics and normative economics with the help of examples. Let's start. Dear friends, economics, which we are going to see in the form of a book or in particular prescribed form, before 1776 it was studied एज ए पॉलिटिकल इकोनॉमी. दोस्तों, जैसे आप देख रहे हैं, आज हम लोग एक प्रॉपर फॉर्म की प्रॉपर बुक फॉर्म में, प्रॉपर सिलेबस फॉर्म में 1776 से पहले इसको हम लोग एक पॉलिटिकल इकोनॉमी के फॉर्म में पढ़ते थे. जैसे आप जब 6th-7th क्लासेस में होते थे तो आप जो सोशल साइंस के अंडर ही हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी पढ़ते थे. जब आप 10th में आए तो आपका हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सेपरेट कर दिया गया. जब आप 10th पास आउट करके 11th में आते हैं तो आपको अलग अलग बना दिया गया. ट्रेड्स, कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं, साइंस, ह्यूमैनिटीज. तो इसी तरह जब हम लोग 11th-12th में जाते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स सब अलग अलग कर दिया. तो 1776 से पहले इकोनॉमिक्स को एज ए हम लोग सेपरेट सब्जेक्ट की तरह नहीं पढ़ते थे. पॉलिटिकल इकोनॉमी का, फिलोसफी का, पॉलिटिकल साइंस का एक पार्ट होता था. तो हम लोग यहाँ स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स. Economics is social science concerned with production, distribution, and consumption of goods and services. Basically, production means creation of utility. Means अगर आप इनपुट है उसको आउट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, आउटपुट में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन. डिस्ट्रीब्यूशन, जब हम लोग फैक्ट्री प्रोडक्शन एम्प्लॉय करते हैं, जब आप किसी से लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं तो लैंड के बदले में आप रेंट, वेज, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट देते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन. कंजप्शन क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की. हम लोग मार्केट में जाते हैं, कूलर, टीवी, फ्रिज, एसी, शूज, क्लोथ्स एंड ग्रोसरी एंड ऑल दीज थिंग्स वी बाय फॉर सेटिस्फेक्शन पर्पज एंड वी कॉल इट कंजप्शन. इन सब की जो स्टडीज है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक्स. बहुत वास्ट है, बट हम लोग डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने डिफरेंट टाइमिंग्स पे डिफरेंट डेफिनेशन इसको दी है. बेसिकली ये सोशल साइंस है, फिजिकल साइंस नहीं है. ये फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो की तरह नहीं है. ये सोशल साइंस है दैट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, हाउ सोसाइटी रिएक्ट्स, हाउ सोसाइटी goes on changing over the years, over the decades, over the centuries. So scope of economics, definition of economics goal changes over that time. तो यह हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं. तो इसमें क्या है? स्टडीज हाउ इंडिविजुअल, जो हम लोग हाउस होल्ड होते हैं, बिजनेसेस, बिजनेसमैन, गवर्नमेंट्स एंड द नेशन मेक चॉइसेस हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज. आपके पास पैसा है, आप अपने पैसे को कहाँ स्पेंड करना चाहते हैं. बिजनेसमैन है, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहता है. गवर्नमेंट है,
कहाँ वेलफेयर मोटिव्स के लिए गवर्नमेंट इन्वेस्ट या स्पेंड करना चाहती है, या डिफरेंट नेशंस में अपने कंट्री को कैसे जीडीपी इंक्रीज करना है, नेशनल इनकम इंक्रीज करना है, ये सब किसके अंदर पढ़ते हैं हम लोग, इकोनॉमिक्स में, कि उनके पास जो भी रिसोर्स है उसको कहाँ कहाँ एलोकेट करना है। बेटर कंज्यूमर जो होता है वो सेटिस्फेक्शन चाहता है मैक्सिमाइज करना, बिजनेसमैन है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना चाहता है, गवर्नमेंट वेलफेयर चाहती है, जो नेशन है एज ए होल वो अपनी जीडीपी ग्रोथ रेट चाहता है, नेशनल इनकम की ग्रोथ ही चाहता है, जो कंट्री है जो उसके सिटीजन्स हैं उसका वेलफेयर चाहता है। तो ये सब ऑब्जेक्टिव हैं और ये हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में। नाउ हमने एक बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है कि जो इकोनॉमिक्स है उसकी 4 डेफिनेशंस दी गई हैं। फर्स्ट टाइम जब डेफिनेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट की फॉर्म में अगर हम बात करें तो एडम स्मिथ ने दी इन 1776 में। उन्होंने एक बुक लिखी है जो मैंने नीचे लिखा है, ये बुक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ये 1776 में पब्लिश हुई। स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ, हु इज सेड टू बी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और इनकी बैक फेमस बुक पब्लिश हुई थी 1776 में, बट इन्होंने एक बुक और लिखी थी 1759 में जिसका नाम था थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स। थ्योरी ऑफ मॉरल सेंटिमेंट्स, मोस्टली स्टूडेंट्स को ये बहुत ही कम आइडिया रहता है मॉरल सेंटिमेंट्स। ये भी बड़ी फेमस बुक थी, राइट। बट जो ज़्यादा फेमस हुई थी वो थी 1776 की वेल्थ ऑफ नेशन, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट हैं। 1723 में बर्थ हुआ, 1790 तक इनका, यह है इनकी डेथ हो गई 1793। बहुत पुराने का 1790, 1723 टू 1790, ये हमें याद नहीं करना बट हमें इससे एक आइडिया आता है कि किस इकोनॉमिस्ट ने कौन से टाइमिंग में वर्क किया है। एंड इनको फेमस क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, राइट। दूसरा हमारा है, इन्होंने वेल्थ रिलेटेड डेफिनेशन दिया था, मटेरियल वेलफेयर डेफिनेशन, ये दिया था एल्फ्रेड मार्शल ने। ये ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं, 1842 टू 1924 ये रहे, और फेमस अपने टाइम के ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट हैं, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिस्ट। और इनकी बुक का फेमस नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। और इन्होंने जो डेफिनेशन थी वो मटेरियल वेलफेयर रिलेटेड डेफिनेशन दी थी। ये जितनी भी डेफिनेशन इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे बट स्टैटिस्टिक्स में, बट यहाँ से हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स शुरू करने वाले हैं। दैट आई स्टार्टेड दिस वन सो दैट आपको एक आइडिया रही इकोनॉमिक्स क्या है और इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस कौन से इकोनॉमिक्स दी और उनकी फेमस बुक्स कौन सी हैं। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। फिर स्कैरसिटी की डेफिनेशन दी लियोन रॉबिन्स ने, ये 1898 टू 1984, ये तो बहुत ही अभी तक पीछे रहे हैं। और इनकी फेमस बुक है एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, 1932 में ये पब्लिश हुई थी बुक। एंड फोर्थ डेफिनेशन है, दिस इज अबाउट, ये है सैमुअलसन, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हैं। और इनकी जो डेफिनेशन है ग्रोथ ओरिएंटेड, जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड डेफिनेशन मानी जाती है, 1915 टू 2009। और एन इकोनॉमिक्स इनकी थी एन इंट्रोडक्टरी एनालिसिस, प्रोफेसर सैमुअलसन। तो ये इकोनॉमिस्ट हैं जो 1948 में इनकी ये बुक पब्लिश हुई थी। यहाँ बेसिकली ये 4 डेफिनेशंस हैं, वेल्थ रिलेटेड, मटेरियल वेलफेयर, स्कैरसिटी एंड ग्रोथ ओरिएंटेड, दीज आर द 4 डेफिनेशंस। बट ये जो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट में पूछा जाता है, बट हम लोग इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए मैंने इनको यहाँ कंसिडरेशन में लिया। नाउ सी, यह फर्स्ट डेफिनेशन है इकोनॉमी। What is economy? Economy is basically a system through which people earn their livelihood. How people get income. एक ऐसा सिस्टम जिसमें लोगों को इनकम मिलती है। जैसे इंडिया है तो इंडियन इकोनॉमी हो गई, इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम है। अगर कोई यूएसए में रह रहा है तो यूएसए का यूएस इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। पाकिस्तान में रहे तो पाकिस्तानी यूएस पाकिस्तान इकोनॉमिक सिस्टम हो गया। जिस तरह हमारी इकोनॉमी वो मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट। तो ये हमारा एक सिस्टम होता है इकोनॉमी का मीनिंग, जहाँ पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। इस सिस्टम इन विच प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन टेक प्लेस। कि अगर मिक्स्ड इकोनॉमी है तो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ये प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, पब्लिक सेक्टर भी कर रहा है। और यदि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती जो जो प्रोडक्शन है, रिसोर्सेज ओन्ड बाय, वो सब प्राइवेट सेक्टर होता।
और यदि सोशलिस्ट इकोनॉमी होती तो वो सब गवर्नमेंट के हाथ में होता। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है तो दोनों सिस्टम हमारे एग्जिस्ट करते हैं, प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर। बट अगर हम लोग ओनली इकोनॉमी की बात करें तो एक सिस्टम थ्रू विच पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड। नेक्स्ट है हमारा scarcity. Scarcity means limitation of supply in relation to demand. Means demand is greater than supply. This is called scarcity. जैसे अगर मान लो एक फैमिली है और वहां 1 लीटर मिल्क और 5 मेंबर्स है, अब यहाँ आगे गेस्ट 4 गेस्ट हो रहा कि अब 9 मेंबर्स हो गए, तो यहाँ जो है डिमांड ऑफ मिल्क दैट इज ग्रेटर देन सप्लाई। दिस इज बोलेंगे स्कैरिसिटी, यानी लिमिटेशन। लिमिटेशन मींस लिमिटेड है क्या, सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड, डिमांड के कंपैरिजन में सप्लाई क्या लिमिटेड है। व्हाट डज इट मीन, डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट इज कॉल्ड स्कैरिसिटी, जिसको हम लोग कमी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ये, 1 मार्क का डेफिनेशन पूछी जाती है इसमें। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का होता है मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। व्हाट डज इट मीन, कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूज करना। ऑप्टिमम का मतलब होता है द बेस्ट यूटिलाइजेशन, कि कोई भी रिसोर्स आपका आइडल नहीं होना चाहिए, कोई भी रिसोर्स आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट, हमारे पास जो टाइम है दैट इज आवर रिसोर्स, वी शुड नॉट वेस्ट इट, इसका ऑप्टिमम यूज करना चाहिए। मैक्स यूज, बेस्ट यूज कैसे कर सकते हैं। बुक्स है आपके पास, रिसोर्स है, कि आपके पास ऐसा तो नहीं कि आपने बुक ला करके रख ली और आप अलमारी में उसको रख दिया एंड आप स्टडी नहीं कर रहे हैं। आपने इंटरनेट फैसिलिटीज ले रखी, ये तो नहीं कहीं आप उसको स्टडी नहीं कर रहे उसको जिस पर्पज के लिए हमने लिया था, है ना। तो दिस इज व्हाट बेसिकली एक टैक्सी ड्राइवर है, उस टैक्सी ड्राइवर ने क्या लिया कि यहाँ टैक्सी तो ले ली, अब ये टैक्सी ड्राइवर इसको यूज ही नहीं कर रहा, मनी अर्न करने के लिए पर्पज से जब ये ली थी तो इसको यूज ही नहीं कर रहा, तो रिसोर्सेज क्या हो गया हमारे अनयूटिलाइज्ड, वो इकोनोमाइज नहीं हो। इकोनोमाइज कब करेंगे, जब इस रिसोर्स का बेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ में ये डेफिनेशन आनी चाहिए कि इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज मींस मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। Now, very important question, difference between microeconomics and macroeconomics. बेसिकली हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स जाने से पहले ये बताना चाहिए हु गिव दिस कॉन्सेप्ट्स माइक्रो एंड मैक्रो। बेसिकली दिस कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय रेगनर फ्रिश, दिस कॉन्सेप्ट वाज रेगनर फ्रिश। रेगनर जो फ्रिश है ये ओस्लो यूनिवर्सिटी नॉर्वे के प्रोफेसर हैं, और ये तो मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है शायद कि किसने ये कॉन्सेप्ट दिया, रेगनर फ्रिश ने। 1933 में ही डिवाइडेड इकोनॉमिक्स इनटू 2 पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन बहुत कम बच्चे ये जानते होते हैं कि ये जो है वो फर्स्ट नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के। फर्स्ट नोबेल इनको मिला था, नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक्स, या यूं कहें कि फर्स्ट नोबेल इकोनॉमिक्स नोबेल रेट। टीन बर्गनसन दूसरे इकोनॉमिस्ट थे, उनके साथ इनको ये मिला था कि he divided economics into 2, microeconomics and macroeconomics, 1933. And very interesting thing is that he got Nobel Prize for economics, he the first Nobel laureate। लेकिन ये मिला कब था, 1969 में। मोस्टली जो इकोनॉमिक्स जो भी प्राइजेस शुरू हुआ था नोबेल प्राइज, वी नो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्राइज नोबेल प्राइज माना जाता है, स्वीडिश जो अकेडमी है वो उसको देती है, और ये जो एल्फ्रेड नोबेल थे उनके नाम पर दिया जाता है। लेकिन ये 1901 में स्टार्ट हुआ था, बट वहां इसको फिजिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पीस और लिटरेचर के लिए दिया जाता था। बट 1968 में रिकमेंडेशन हुई इकोनॉमिक्स के लिए भी दिया जाना चाहिए, और 1969 में फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज दिया गया, और वो मिला था रेगनर फ्रिश और टीन बर्गनसन ना। और एक बड़ी अच्छी सी बात यह है, बहुत से स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स को सीरियस नहीं लेते कि फर्स्ट टाइम 11th में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए हमारे जितने भी कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं, जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं, उन सब में अगर हम बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जिसके लिए नोबेल प्राइज दिया जाता है, या फिर लिटरेचर के लिए, अदरवाइज ओनली साइंस के लिए। तो
यूरोप के अंदर, वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, जितना भी अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक्स को एज ए साइंस की तरह इसको कंसीडर किया जाता है। तो सोल ऑफ यू इसको इकोनॉमिक्स को हम लोग साइंस की तरह फोकस करें, सीरियसली इसको हम लोग पढ़ना चाहिए ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली माइक्रो सब्जेक्ट है, ये ग्रीक वर्ड से लिया जिसका मीनिंग वर्ड था ये माइक्रोस। माइक्रोस मीन्स स्मॉल, जिसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं। मैक्रोस ये वर्ड लिया मैक्रोस से, मैक्रोस मीन्स लार्ज। ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। आपके पास पूरी इकोनॉमी है, अगर आप इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स को स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड माइक्रो। इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स क्या है? मान लो आप एक अकेले फर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, अकेले कंज्यूमर के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लो आप अकेले हैं और आप मार्केट में जाते हैं एंड यू बाई ए बुक, यू बाई पेन, यू बाई पेंसिल, यू बाई ग्रोसरी, यू बाई डोमिनो पिज्जा। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हैं। ये क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक फर्म सेल आउट कर रही है पेन को या पेंसिल को या कूलर को, फ्रिज को, एसी को, उसको क्या बोलेंगे? अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स। यदि हम लोग एग्रीगेट इकोनॉमिक्स यूनिट्स को स्टडी करते हैं तो दैट इट बिकम्स मैक्रो। अगर हम लोग एक कंज्यूमर को पढ़ रहे हैं माइक्रो, हम पूरे इंडिया के कंज्यूमर्स को पढ़ रहे हैं तो क्या बन जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर हम लोग इंडिविजुअल एक सेक्टर को पढ़ते हैं माइक्रो है, अगर पूरे सेक्टर्स को पढ़ते हैं तो मैक्रो, यानी पूरी इकोनॉमी एज ए होल जब हम लोग स्टडी करते हैं तो दैट बिकम्स मैक्रो। तो इसके अंदर रीजनल इकोनॉमीज है या नेशनल इकोनॉमीज है, ग्लोबल इकोनॉमीज है, पूरे वर्ल्ड को एक साथ स्टडी करते हैं। इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, फ्रेंच इकोनॉमी, यूरोप, जितने भी हमारे नेबर कंट्रीज उनकी इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, तो ये सब क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम लोग डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन, ये स्टडी करते हैं। अब यहाँ बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझने का है। बेसिकली दो चीजें होती हैं। एक हम लोग खरीदते हैं प्रोडक्ट जो भी हमारे पास होता है। अब अपने रूम में है, आप अपने रूम में चारों तरफ देखेंगे, आपके पास पेन है, पेंसिल है, नोटबुक है, अपने कमरे के अंदर आपका टीवी लगा हुआ है, आपके मोबाइल आपके पास है, लैपटॉप, इनको बोलते हैं प्रोडक्ट। और इनको बनाने के लिए हमें जो चाहिए उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स, राइट। जो प्रोडक्ट का प्राइस भी हम लोग डिसाइड करते हैं और फैक्टर का प्राइस भी डिसाइड करते हैं। प्रोडक्ट का प्राइस मान लो आपका लैपटॉप और डेल का लैपटॉप है, आपके पास G3 है, लेटेस्ट एडिशन। तो ये आपके पास G3 लैपटॉप का i5 जनरेशन है, ये इसका रेट है 73,000। दिस इज व्हाट बेसिकली प्रोडक्ट प्राइसेस। बट इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑल दीज थिंग्स, ये हमने सब चाहिए था। उनके जो प्राइस उसको बोलते हैं फैक्टर प्राइसिंग। और जो ये प्रोडक्ट का प्राइस मैंने कोट किया इसको बोलते हैं प्रोडक्ट प्राइसिंग। तो इसलिए जो प्रोडक्ट का प्राइसिस है या फैक्टर का प्राइसिस, दोनों किसके अंदर पड़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में, राइट। प्रोडक्ट कौन खरीदेगा? बायर। तो ये क्या हो गया? कंज्यूमर। इसने क्या किया? डिमांड। तो ये क्या हो गया हमारा? डिमांड साइड। फैक्टर प्राइसिंग, तो कौन बनाएगा फैक्टर्स को? सेलर, प्रोडक्ट जो बनाएगा, जो सेल आउट करेगा। अब इसको क्या करते हैं? प्रोडक्शन या सेलिंग, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? सप्लाई साइड। तो ये दोनों डिमांड, सप्लाई, कंजप्शन, प्रोडक्शन, बायर, सेलर्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, ये सब कहाँ पढ़ने वाले हम लोग? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आई होप कि आप सब एंजॉय कर रहे होंगे इन टॉपिक्स को। तो इसलिए हमें ये देखना है कि बहुत कुछ भी इकोनॉमिक्स में क्राइम करने जैसा नहीं है। ये डे टू डे के अंदर आप जो भी कॉन्सेप्ट्स यूज करते हैं, जो भी आप एक्टिविटीज करने वाले हैं, उन सबको आप सिर्फ एक करना आपने कि उसको जस्ट कोरिलेट करके देखना, कि ये देखना है कि जो मैं पैसे से कुछ भी चीजें खरीद रहा हूँ या बेच रहा हूँ या चारों तरफ जो भी एक्टिविटीज है उसको आपने कोरिलेट करना है। इसके अंदर अब ये था हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या करेंगे? नेशनल इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, जनरल प्राइस लेवल, मनी, बैंक, इन्फ्लेशन, डाउट, ये सब हम किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखो, एक इंडिविजुअल की स्टडी कर पढ़ रहे इनकम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर पूरे कंट्री की नेशनल इनकम पढ़ रहे हैं, ये हो गया क्या हो गया हमारे पर? मैक्रो इकोनॉमिक्स। जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये पूरे कंट्री में कितना प्रोडक्शन होता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग?
मैक्रो इकोनॉमिक्स, कंट्री के अंदर मनी की सप्लाई कितना है, मनी सप्लाई, ये क्या हो गया हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। पूरे इकोनॉमी में जनरल प्राइस लेवल, एक होता है प्रोडक्ट का प्राइस, मान लो आपके पास पेन है, उसका प्राइस क्या है, बट पूरी इकोनॉमी जो इन्फ्लेशन होती है, जनरल प्राइस लेवल सब प्रोडक्ट को मिलाया और एक जनरल प्राइस लेवल निकाल लिया, वो इंक्रीज हो रहा है ओवर द इयर्स, डिक्रीज हो रहा है, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो ये क्या पढ़ेंगे हम लोग, किसका पार्ट है ये, मैक्रो इकोनॉमिक्स, दिस इज स्टडीड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। नेक्स्ट वन इम्पोर्टेंट टॉप पार्ट इज कि हम लोग इसके अंदर क्या क्या पढ़ते हैं, आप यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, सप्लाई, प्रोड्यूसर बिहेवियर, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक। अभी इसको हमने अभी पढ़ा था कि कंज्यूमर है एक तरफ और दूसरी तरफ हमारे पास कौन है, प्रोड्यूसर है। कंज्यूमर के बारे में स्टडी करते वी कॉल इट कंज्यूमर बिहेवियर, एंड व्हेन स्टडी अबाउट प्रोड्यूसर वी कॉल इट प्रोड्यूसर बिहेवियर। कंज्यूमर क्या करता है, डिमांड, प्रोड्यूसर क्या करता है, सप्लाई, राइट। दिस इज डिमांड एंड सप्लाई। व्हाई कंज्यूमर डिमांड, क्योंकि उस गुड के अंदर यूटिलिटी होती है, यानी वो हमारी वांट को सेटिस्फाई करता है। सप्लाई कौन करता है, प्रोड्यूसर, क्यों, प्रॉफिट मोटिव से। अब प्रॉफिट कमाने के लिए हमें क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू और कॉस्ट का डिफरेंस। अब रेवेन्यू कब आएगा, जब हम किसी गुड का प्रोडक्शन करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे तो क्या आएगी, कॉस्ट आएगी, यानी प्रोडक्शन को सेल आउट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेवेन्यू। जो पैसा मिलता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू, एंड व्हाट वी पे टू द फैक्टर्स प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस एनी गुड दैट इज कॉल्ड कॉस्ट। जो आप रेंट देंगे, इंटरेस्ट देंगे, आप वेजेस देने वाले हैं, रॉ मटेरियल आपने खरीदा उसको जो पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट। इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको प्रॉफिट, यानी तो ये प्रोड्यूसर बिहेवियर हम लोग क्या पढ़ने वाले, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, ये सब किसके अंडर पढ़ते हैं, प्रोड्यूसर बिहेवियर में। कंज्यूमर किसके बारे में पढ़ता है, यूटिलिटी, डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये सब चैप्टर्स किसके अंडर पढ़ते हैं हम लोग, माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ते हैं हमने यहाँ स्टडी किया। नेक्स्ट है हमारा कि मैक्रो में क्या पढ़ेंगे, अभी पढ़ा था हमने जीडीपी, नेशनल इनकम, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट। अगर इंडिविजुअल की डिमांड है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल, अगर पूरे कंट्री की डिमांड है वी कॉल इट एग्रीगेट डिमांड, पूरे कंट्री की सप्लाई है तो वी कॉल इट एग्रीगेट सप्लाई, राइट। ये हमारा क्या हो गया, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, दैट इज द कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, वी स्टडी अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हमने एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि ऊपर वाले पार्ट में कि हम लोग प्रोडक्ट का प्राइस भी करते हैं यहाँ स्टडी, और फैक्टर का प्राइस भी डिसाइड करते हैं, दोनों के प्राइस डिसाइड करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए प्राइस थ्योरी। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, पूरे कंट्री की इनकम देखते हैं, एम्प्लॉयमेंट देखते हैं, तो इसको इसलिए हम बोलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड इनकम। तो ये इनकम की और एम्प्लॉयमेंट की इसको थ्योरी बोला जाता है। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, बेसिकली जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, बिकॉज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी डिसाइड द प्रोडक्ट प्राइस एंड वी डिसाइड द फैक्टर प्राइस। सो गाइस, ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक बार हम सब पॉइंट्स को वंस अगेन वी रिवाइज, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल स्टडी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट इकोनॉमिक्स यूनिट्स का स्टडी। या हम लोग किसको पढ़ते हैं, डिमांड, सप्लाई, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग, एंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वी स्टडी अबाउट नेशनल इनकम, जीडीपी, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, ऑल दिस थिंग्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ये इसके टॉपिक्स हो गए जो हमने अभी ऊपर पढ़ा, ये इसके मैक्रो इकोनॉमिक्स के टॉपिक हो गए। इसको हम लोग प्राइस थ्योरी बोलते हैं एंड इसको हम लोग जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। सो वी रिवाइज इट। आज का हमारा लास्ट जो टॉपिक है, क्वेश्चन जो है हमारा, ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड नॉर्मेटिव, नॉट नेगेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है, दिस इज पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब दो तरह से स्टडी करते हैं। एक हमने कहा कि इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, और दूसरा हमारे पास केस क्या है, इंडिया मस्ट बी ए डेवलप्ड नेशन। तो दो कॉन्सेप्ट है, इंडिया शुड बी ए डेवलप्ड नेशन। हम एक बोलते हैं प्राइसेस आर राइजिंग इन इंडिया, दूसरा हम कहते हैं वी शुड कंट्रोल इन्फ्लेशन, वी शुड कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया। तो एक है एक्चुअल सिचुएशन कि प्राइस राइज हो रहे हैं, तो पेट्रोल प्राइसेस आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली इन इंडिया, तो ये क्या हो गया हमारा जो
एक्चुअल सिचुएशन है। और दूसरा हमने वी शुड कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस इन इंडिया ऑफ पेट्रोल प्रोडक्ट्स, तो ये क्या हो गया हमारा कि आइडियल सिचुएशन ऐसा करना चाहिए। तो दो सिचुएशन पढ़ रहे, एक है एक्चुअल, बेसिकली इट डील्स व्हाट इज एंड हाउ द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर एक्चुअली सोल्व्ड, ये हमारा किसका पार्ट है, पॉजिटिव। अगर कोई भी चीज एग्जैक्ट है जैसे कि जैसे उसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पॉजिटिव। और कैसी होनी चाहिए, व्हाट ought टू बी, हाउ इट टू बी, और ये कैसे सोल्व हो जानी चाहिए, इसको हम बोलते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। जैसे यू आर ए वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, ये क्या हो गया हमारा एक्चुअल सिचुएशन, बट यू शुड टेक रेस्ट, ये क्या हो गया हमारा आइडियल सिचुएशन। यू शुड स्टडी फॉर लॉन्ग आवर्स, ये क्या हो गया आपका नॉर्मेटिव पार्ट। तो जो एक्चुअल है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और जैसा होना चाहिए उसको बोलते हैं नॉर्मेटिव। नेक्स्ट पार्ट, अब ये एक्चुअल है तो हम लोग जो एक्चुअल डाटा उसके साथ वेरीफाई वेरीफाई कर सकते हैं। आपने कहा कि प्राइसेस राइजिंग इन इंडिया, तो हमने ये दो टाइम को कंपेयर करके देख लेंगे, लास्ट ईयर को कंपेयर कर लेंगे हम लोग, और इसी ईयर को कंपेयर कर लेंगे। हम लोग 10 years पहले को कंपेयर कर लेंगे और आज कंपेयर कर लेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस एक्चुअल में राइज हो रही है कि नहीं। अब इसको वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअल डाटा के साथ, जैसे कई बार हम लोग अलंकारिक लैंग्वेज यूज करते हैं, बड़ा ही मेटाफोर्स एंड ऑल। हम बोलते हैं कि अरे तुम बड़े चांद जैसे लगते हो, तो चांद जैसे लगते हो हमारे को चांद से कंपेयर करके देखेंगे तो नहीं होगा। या हम ये कहें कि अगर कोई है कि मैं चांद पर, हमें चांद पर जाना चाहिए, हमें चांद पर रहना चाहिए, कैसा अच्छा लगे कि अगर हम लोग, हमें हवा में उड़ना चाहिए। अब हवा में जब उड़ेंगे तभी वेरीफाई होगा, अभी तक नहीं कर सकते, है ना। या हमने, गवर्नमेंट ने हर व्यक्ति को एक एक 3 BHK फ्लैट दे देना चाहिए। अब 3 BHK जब फ्लैट गवर्नमेंट देगी तब उसको हम लोग वेरीफाई करेंगे, और जब देगी गवर्नमेंट, जब वेरीफाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा दोबारा, पॉजिटिव। तो इसलिए इसको जो एक्चुअल डाटा है उसको वेरीफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये तो एक्चुअल की स्टडी है और ये होना चाहिए, ये जब होगा तब वेरीफाई होगा, जैसे ही हो जाएगा तो ये अगेन पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो एक्चुअल डाटा उसके साथ वेरीफाई कर नहीं सकते, वी कैन नॉट वेरीफाई दिस विद एक्चुअल डाटा। नेक्स्ट क्या है, ये रियल डिस्क्रिप्शन बनाता है, इट मेक्स रियल डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है तो उसको हम रियल डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं उसका। बट ये आइडियल्स है। देखो आइडियल क्या होता है कि वी शुड वर्क फॉर 8 hours ए डे, ये क्या है आइडियल, 8 hours वर्क करना चाहिए। वी शुड स्टडी मैनी hours ए डे, ये क्या हो गया हमारा आइडियल सिचुएशन हो गया। दूसरा क्या है रियल जो है, यू आई एम स्टडिंग ओनली 2 hours ए डे, दिस इज व्हाट रियल है। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि देयर इज ए शॉर्टेज ऑफ मनी, देयर इज शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज इन द सिस्टम इन द इकोनॉमी, दिस इज रियल है। और हम लोग ये कहें कि वी शुड हैव एडुकेट या सफिशिएंट रिसोर्सेज इन द इकोनॉमी, दैट इज व्हाट आइडियल सिचुएशन है। तो दो सिचुएशन होती है, एक होता है आइडियल और एक होता है एक्चुअल। ये फैक्ट्स बेसिस के हैं, क्योंकि बिकॉज ये एक्चुअल है तो फैक्ट होंगे, और ये इंडिविजुअल ओपिनियन बेसिस है। जैसे कई लोग कहते हैं कि हमने लव मैरिज को यस करना चाहिए, कई लोग कहते हैं अरेंज मैरिज को यस करना चाहिए, ठीक है। अब कोई कहता है कि प्राइसेस है ना हमने थोड़े से राइज कर देने चाहिए कि कोई पीपल कैन अफोर्ड, कोई कहता नहीं प्राइसेस को हमने डाउन रखना चाहिए क्योंकि पुअर पीपल भी रहते हैं सोसाइटी के अंदर। अब हम कोई कहता है कि हमने अल्कोहल को लीगलाइज कर देना चाहिए, कुछ स्टेट के अंदर लीगलाइज है, कुछ स्टेट के अंदर ये इलीगल है, जैसे बिहार के इंटीरियर में या गुजरात के अंदर। तो ये क्या है, सब अलग अलग है, ये इंडिविजुअल ओपिनियन है। तो जो चाहिए बेस वो इंडिविजुअल ओपिनियन बेस होती है, ठीक है। कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन है, दूसरे कहते कि नहीं होना चाहिए, एक कहता कि नहीं होना चाहिए, ठीक है, इंडिविजुअल ओपिनियन है। लेकिन वन इज वेजिटेरियन, वन इज नॉन वेजिटेरियन, तो ये दोनों ही क्या फैक्ट है। इकोनॉमी इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री बट यूएस इज अ डेवलप्ड कंट्री, तो दोनों क्या है कि फैक्ट है। बट इंडिया शुड बी ए डेवलप्ड कंट्री, तो ये क्या कि इंडिविजुअल ओपिनियन है किसी का, राइट। इसको हम लोग
फैक्ट्स के बेस पे वेरीफाई नहीं कर सकते। ये सजेस्टिव नहीं है, क्योंकि जैसा वैसा का वैसा स्टडी कर रहे हैं। ये सजेस्टिव जब भी शुड आ जाता है तो हमेशा कोई भी चीज ought to या शुड या मस्ट होता है, तो वो क्या होती है, एक तरह का शुड और ought to स्पेसिफिकली सजेस्टिंग नेचर होता है। यू शुड नॉट स्लीप इन डे साइड, तो दिस इज व्हाट सजेस्टिव, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सजेस्टिव नेचर। फिर नेक्स्ट है डजंट गिव एनी जजमेंट, जजमेंट नहीं है। जजमेंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर कोई जैसा वैसा का वैसा है, कोई भी, अगर हमने ये कहा कि यहाँ कि 21.9% पुअर पीपल इंडिया में, ये फैक्ट है, एक्चुअल है, जजमेंट नहीं है। बट हमने पॉवर्टी को कम करना चाहिए, ये क्या होगा, जजमेंट। क्योंकि हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ऐसा करो या ऐसा नहीं करो, दोनों सिचुएशन क्या होता है, जजमेंट है। जिस तरह हमने किसी को कह दिया कि देर रात तक हमने बाहर नहीं रहना चाहिए, अभी कोरोना पेंडेमिक है, वी शुड वियर मास्क, दिस इज व्हाट सजेस्टिव है, ठीक। वन इज वियरिंग मास्क और वन इज नॉट वियरिंग मास्क, दोनों एक्चुअल सिचुएशन है, उसको हम लोग जजमेंट नहीं कर रहे, जज नहीं कर रहे, बट वी शुड डू दिस, वी शुड नॉट डू दिस, दिस इज व्हाट जजमेंट है, जहां हम लोग किसी को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा इधर ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। देन प्राइसेस आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली, या प्राइसेस कॉन्स्टेंटली राइजिंग, ये क्या एक्चुअल सिचुएशन है। वी शुड टेक स्टेप्स टू कंट्रोल राइजिंग प्राइसेस, ये क्या हो गया हमारा शुड। तो ये क्या हो गया हमारा सजेस्टिव नेचर है, या हम लोग जजमेंट देने की बात कर रहे हैं, आइडियल की बात कर रहे हैं, तो दिस इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। सो गाइस, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको शुड और ought to ये हमारा है, तो ये बेसिकली क्या नॉर्मेटिव है, और जो एक्चुअल में फैक्ट है वो हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर। तो ये हमारा था आज का टॉपिक। एक बार फिर हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। स्टडी व्हाट इज या व्हाट वाज, ये सब क्या है पॉजिटिव। व्हाट शुड बी, व्हाट ought टू बी, ये क्या हमारा नॉर्मेटिव। ये एक्चुअल है तो एक्चुअल डाटा से वेरीफाई कर सकते हैं, इसको वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि ये शुड है, तो शुड होगा तब होगा वेरीफाई। ये डिस्क्रिप्शन है रियल पोजीशन का। ये क्या है, डिटरमाइंस आइडियल्स की बात करते हैं। ये फैक्ट बेसिस होता है, ये इंडिविजुअल ओपिनियन बेसिस है। ये सजेस्टिव नेचर नहीं होता क्योंकि एक्चुअल फैक्ट है। और ये अगर एक्चुअल ओपिनियन है किसी का, आइडिया है, आइडियल है, तो सजेस्टिव नेचर होता है। तो ये हम लोग किसी को जज नहीं करें, जो जैसा है वैसे को वैसा उसके बारे में बोल रहे हैं। ये हम लोग जज करने की बात कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए, तो इट मींस वी आर गोइंग टू जज, और ऐसा नहीं करना चाहिए, अगेन वी आर सेइंग कीजिए। यहाँ प्राइसेस आर राइजिंग, इट मींस एक्चुअल है। प्राइसेस शुड बी कंट्रोल्ड, ये क्या हो गया हमारा आइडियल है, सजेस्टिव नेचर या जजमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, अब ये आज का हमारा जो टॉपिक है वो इसी के अंदर ये है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम कुछ और टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो कौन से डिस्कस करेंगे अभी हम लोग देखते हैं। यस गाइस, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसी चैप्टर का सेकंड वीडियो जो अभी जल्दी से आने वाला है, उसके अंदर हम रिमेनिंग इसके जो क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइज इन इकोनॉमी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर जो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट में। फिर हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट में कि व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड हाउ टू एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो नेक्स्ट हमारे जो वीडियो हो उसके अंदर ये 5 क्वेश्चंस हैं कि व्हाई डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स एंड what how many central problems are there, 3, how to, for what to produce, how to produce and for whom to produce, ये तीनों हम लोग जो important questions हैं will discuss. And then one more question, what is opportunity cost and how to explain it, we will discuss in the next video. but बुक के अंदर जो दे रखा है वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक पूरा पार्ट दे रखा है, बट फॉर 2021 के लिए इस सेशन के लिए ये गवर्नमेंट ने सीबीएसई ने ये पार्ट को डिलीट कर दिया। तो जो 30% डिलीशन की बात हुई थी सीबीएसई ने किया था, तो इस सेशन के लिए इसको डिलीट कर दिया। तो इसलिए हम लोग अभी इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जब नेक्स्ट ईयर इसको वापस सीबीएसई ऐड कर देगी तो हम लोग इसको कंटिन्यू पढ़ेंगे, एट दैट टाइम इसके लिए वीडियो शूट करेंगे। बट अभी के लिए हमने इसको
होल्ड पर डाल दिया है क्योंकि अभी आपने इसका एग्जाम नहीं देना है। तो सर गाइस, आई होप आपने इसको एंजॉय किया। सो नेक्स्ट वीडियो में आप इस पूरे चैप्टर को हमारा कंप्लीट हो जाएगा और कैसे इन क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है, कैसे हाउ टू राइट इन एग्जाम टू स्कोर 3 out of 3, 4 out of 4 and 6 out of 6, how to score good marks in exam. And you'll have to make the foundation, strong foundation in 11th, because what you are going to study in 11th and 12th, that will be your base for coming classes like grad and post grad, and that will help you in day-to-day life also and in remaining life also to a good amount, and to set yourself in either business or government jobs or other ventures. Okay, guys, I hope you enjoyed it, and in the next video, you will do you will study the remaining component of this chapter. And today we discuss these topics, and next chapter in the next video you will do the remaining topics. Thank you all of you guys, and like the video and share the video and tell your friends to continue this module with me. And thank you all of you once again. Thank you.